हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर सनशाइन क्लास से 563 में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास का। जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपका मात्र 3 महीने बचे हैं, आपके पास बोर्ड पेपर पास है और लगभग हमें तैयारी कुछ भी नहीं है। और हमें टेंशन बहुत है कि बोर्ड में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे या किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के प्रश्नों का जो नेचर होगा, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम जो यूपी बोर्ड के जितने भी एमसीक्यू जो पिछले साल पूछे गए हैं उसका हम एनालाइज करेंगे, उनको देखेंगे। साथ ही साथ जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट लॉन्ग किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी देखेंगे। साथ ही साथ जो तिथि से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो कहने का मतलब, इस चैप्टर का हमारा जो उद्देश्य है, हमें अब तक जो भी पढ़ा उसको एक रिवाइज करना। रिवाइज करते के साथ साथ हम एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट्स जैसे प्रश्नों को हम हल करते हुए चलेंगे। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में फैक्ट जो भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट है उसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो लेकर बैठिए। कुछ चीज़ों को हो सकता है हमें नोट करना पड़े, जैसे कोई डेट हो गया, कोई डाटा हो गया, कोई घटना हुआ, कोई फैक्ट हुआ, इनको हमको नोट करना पड़े। या किसी चीज़ के बारे में कोई संक्षिप्त जानकारी, इनको हमें लिखना पड़े। तो जैसा कि मालूम है, कक्षा बारहवीं कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल ये क्लास है। चैप्टर का नाम आपके सामने है, ईंट और मनके। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, जिसमें देखिए ईंट, मनके तथा अस्थियां, यह हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये जो है आपका चैप्टर है। दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत हम एक कहानी के माध्यम से करते हैं। जैसा कि आज वर्तमान में अगर भारत के बारे में ले लिया जाए तो आपको मालूम है कि भारत में कुछ बहुत बड़े शहर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, हैदराबाद है। आज वर्तमान में ये बहुत बड़े बड़े और प्रसिद्ध शहर हैं भारत के। और ये बहुत बड़े या बहुत प्रसिद्ध शहर हैं, इनके पीछे क्या वजह हो सकती है? जैसे मुंबई अगर बहुत वर्तमान समय में बहुत प्रसिद्ध शहर है, क्यों? इसके पीछे क्या कारण? क्योंकि ये बंदरगाह पर स्थित एक शहर है। दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में भी शहर है, कोलकाता भी एक बंदरगाह शहर है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस वजह से ये जो भारत के कुछ बड़े और प्रसिद्ध शहर है। तो वर्तमान में अगर ये भारत के इतने बड़े और प्रसिद्ध शहर हैं अगर शहर हैं, तो क्या प्राचीन काल में जब मानव अस्तित्व में आए होंगे, जब मानव अस्तित्व में आए होंगे तो उस समय भी कुछ बड़े बड़े शहर रहे होंगे। उस समय भी कुछ नगर नियोजन जैसी व्यवस्था रही होगी, कुछ ना कुछ रही होगी। तो अब हम इसमें जानेंगे कि आखिर उन बड़े शहरों के पीछे क्या कारण थे। उन बड़े शहरों के नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पूछता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, इसको चैप्टर को आप स्टार्ट करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे एक शब्द हड़प्पा, लोग कंफ्यूज आता है कि ये हड़प्पा क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या नाम है। आप थोड़ा समझिए। देखिए, हुआ क्या था कि सन 1921 में, मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। सन 1921 में सन 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने
हड़प्पा स्थल की हड़प्पा स्थल की उत्खनन यानी खुदाई का प्रारंभ किया। हड़प्पा स्थल को खोजने का जो श्रेय है वह दयाराम साहनी को जाता है सन 1900 में। और एक बात और जान लीजिए, इतिहास में प्रतात्विक विभाग में ये विचारधारा है, ये मान्य है कि सबसे पहले जिस संस्कृति जिस सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम जिस स्थान से होती है, स्थान से पता लगता है, उसका नामकरण उसी स्थान के आधार पर कर दिया जाता है। कहने का क्या मतलब दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का नाम इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता का हम लोग ने कहा है क्योंकि सर्वप्रथम इसके जो अवशेष मिले हैं, सर्वप्रथम जो भी इसके अवशेष मिले हैं, जो इसके अवशेष मिले हैं, जो इसके जो अवशेष मिले हैं, जो जानकारियां हमें मिली हैं, जानकारी मिली है, कुछ भी मिला है, सर्वप्रथम हमें क्या हड़प्पा स्थल से मिला है। इसलिए हमने इस सभ्यता का नाम का हमने हड़प्पा सभ्यता हमने नामकरण किया। आगे देर न करते दोस्तों, इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने और जानने की कोशिश करते हैं आखिर यह हड़प्पा स्थल क्या है, क्यों है, कैसे है और वर्तमान में इसकी क्या उपयोगिता है। जैसा कि दोस्तों मैंने भी कहानी की मदद से मैंने क्या बताया कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता ये क्या भारत के बहुत बड़े शहर है, बहुत प्रसिद्ध शहर है। तो प्राचीन समय में भी तो कुछ प्रसिद्ध शहर रहे होंगे, उनकी उत्पत्ति कैसे हो गई होगी, तो इसके बारे में आप हम जानेंगे। ठीक है, आप इस तरह समझ के देखिए इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। आप ये देखिए, हड़प्पाई मुहर, समतः हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी, जैसे सिंधु घाटी ये नदी है तो इसके आसपास इधर और इधर के इलाकों में ये फैली हुई त्रिभुजा आकार की एक सभ्यता है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता हम कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी है, ये हमारी इसके दोनों किनारे फैली हुई एक सभ्यता है, इसलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो क्या दिया, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है सेलखड़ी नामक से पत्थर से बनाए गए इन मोहरों पर समान रूप से जानवरों के चित्र तथा ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है। यानी आप एक चीज पॉइंट एमसीक्यू के रूप में आपका बन सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता के जो विशिष्ट जो जो मुहरे होते हैं, मुहरे यानी स्टैंप, मोहरे यानी आप सिक्के का मत जाइए, मोहरे यानी स्टैंप, जो रबर स्टैंप होता है ना, स्टैंप मोहर, ठीक है, वो किसके होते थे, वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए गए होते थे। यानी सेलखड़ी नामक पत्थर से क्या होता था, मोहरे बनाए जाती, सामान्य रूप से मोहरे बनाते। इस पे क्या होते थे, देखिए अब क्या दिया हुआ है, सेलखड़ी नामक पत्थर से मोहरे बनाए जाते। इन मोहरों पर समान रूप से जानवर के चित्र अंकित है। जैसे वर्तमान में अगर भारत की जो मोहरे देख सकते हैं, इसमें अशोक स्तंभ पे जैसा शेर है, 4 शेर का आप देख सकते हैं आकृति बना हुआ आपको मिले, जो कि हालांकि देखने 3 ही शेर दिखते हैं लेकिन आपको देखने को मिलता है। तो उस समय भी जो उनके मोहरे होते हैं, जो स्टैंप होते थे, उस पर कुछ जानवरों के चित्र छपे होते थे और कुछ ऐसे लिपि चिन्हित होता है, यानी उत्कीर्ण उस पर बनाया गया होता था, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तुएं, जैसे अनेक आवासों, मित्र भांडों, आभूषणों, औजारों औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक सच्चों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलती है। कहने का मतलब है कि इस सभ्यता के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, किस तरह की उनकी वेशभूषा थी, उनके बारे में कोई भी जानकारी हमें किससे मिलती है, हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से मिलती है। यानी इसकी जानकारी जो भी हमें मिलती है वो किससे मिलती है, पुरातात्विक 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 साक्ष्यों से मिलती है। और पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या है, हमारे आवास हो गए, मृद भांड हुए, यानी घरेलू वस्तु जितने भी बर्तन हो गए, ये हो गए, आभूषण हो गए,
औजार हो गए, खेतों में उपयोग लाए जाने जो औजार हो गए, ये सारी चीज़ों से क्या हमें उस सभ्यता के लोगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इस तरह के घरों में रहते थे, तो इनकी विचारधारा इस तरह की रही होगी, या इस तरह के बर्तन का उपयोग करते होते, इस बर्तन का इसलिए उपयोग करते होते, इस तरह के क्या हम कह सकते हैं कि विचारधारा रही होगी। जैसे वर्तमान में आप देख सकते हैं हमारे अगर हिंदू धर्म में ले लीजिए, हिंदू हिंदू धर्म में एक कुछ विशेष रूप से कुछ ऐसे बर्तन हो गए जिनका उपयोग पूजा पाठ के लिए किया जाता है। जैसे कि आप फूल के जो देख सकते हैं, जो पीतल के जो कलश आते हैं उसका प्रयोग केवल आमतौर पे लोग पूजा पाठ में ही करते हैं। उसमें वर्तमान समय में उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? पूजा पाठ या शुभ कार्यों के लिए ही उसका प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, इन सभी चीज़ों का पता चल रहा है। तो उसी प्रकार उस समय जो उनकी आवाज़ थे, उससे उनकी विचारधाराओं का पता चलता था। उनके द्वारा उपयोग लाए जो जितने भी मित्र भांत जो बर्तनें थे, उससे उनकी विचारधारा पता चलती थी। आभूषणों से उनकी वेशभूषा, उनके रहन-सहन के बारे में हमें जानकारी मिलती थी। उनके औजारों से पता चलता था वह तकनीकी रूप से कितने विकसित थे। औजार से ये पता चलता है कि तकनीक, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जो औजार मिलता है, वो असल में वो औजार नहीं बल्कि वह तकनीक है, तकनीकी है उनकी। हम आज की डेट में जो भी औजार, जैसे आज की डेट में अगर हम ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, ये भी क्या एक औजार है, एक मशीनी तकनीक है, एक मशीनी औजार है। तो हमें पता चलता है कि हमारे पास तकनीकी जानकारी कितनी है, तो उस समय उनके पास तकनीकी कितनी जानकारी थी, उनके औजारों से पता चलता है। ठीक है? इस सब की जानकारी हमें उस समय की वेशभूषा, भाषा, रीति-रिवाज, संस्कृति, खान-पान, कर्मकांड कर्मकांड किसी भी चीज़ की जानकारी हमें इन्हीं चीज़ों से मिलती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ शब्दों में कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से मिलती है, जैसे कि आवासों से, मृद भांडों से, आभूषणों से, औजारों से तथा मुहरों। इन सभी चीज़ों से हमें पुरातात्विक साक्ष्यों की मदद से हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी-कभी बदलाव आ जा सकती है आ जाता है आ जाता है। ये दे रहा है कि हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। बात जरा समझिएगा, बहुत गरीब बात बता रहा है। अब ये बोल रहा है कि हम यह अन्वेषण करेंगे, यानी ये जानेंगे, ये परीक्षण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। जो पुरातात्विक जो भी साक्ष्य हैं, जैसे पुरातात्विक ने कह दिया कि ये देखो, ये 5000 साल पुराना ये क्या मटका है, पुरातात्विक साक्ष्य हो गया। कोई आभूषण हो गया, पुरातात्विक साक्ष्य हो गया। तो उनकी व्याख्या, उनके बारे में कैसे जाने जाते, उसकी व्याख्या करने का मतलब है कि अगर पुरातात्विक को अगर 5000 वर्ष पहले अगर उनको कोई आभूषण मिल गया, तो उस आभूषण के माध्यम से आज से 5000 वर्ष पहले लोगों के बारे में कैसे जानते थे, कैसे व्याख्या करते थे। हाँ, कि ये चीज़ें हमें आवास इस तरह के मिले हैं, आभूषण इस तरह के मिले हैं, औजार इस तरह के मिले, तो उन लोगों की विचारधारा ऐसे रही होगी, इस तरह की वो लोग की खान पान रही होगी, या इस तरह के लोग रहते होंगे। तो आखिर उन साक्ष्यों के आधार पर उस समाज की व्याख्या कैसे की जाती है, आखिर वे लोग व्याख्या कैसे करते हैं, ये क्या करेंगे इस चैप्टर में हम देखेंगे। और इन व्याख्याओं में कैसे कभी-कभी बदलाव आ जाता है, और ये भी देखेंगे कि आखिर इन व्याख्याओं में कभी-कभी कैसे बदलाव आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर समझिए, मान लीजिए मैंने पुरातात्विक को कोई ये एक बॉक्स मिल गया, मान लीजिए कोई पुरातात्विक को ये कोई डब्बा मिल गया, ये बॉक्स, मान लीजिए इस बॉक्स का कुछ भी काम होता था। मान लीजिए इस बॉक्स में लोग बैठने का ही काम करते होंगे, मान लीजिए बैठने का काम करते होंगे और कुछ नहीं, मान लीजिए टेबल जैसा कुछ रहता होगा। और मान लीजिए पुरातात्विक का ये चीज़ इनको बॉक्स मिल गया है,
आज के समय, तो ये निष्कर्ष निकालेंगे शायद इसका प्रयोग लोग बैठने के लिए ना करते होंगे, इस पे कुछ खाने के लिए इस पे कुछ अगर जैसे आज की डेट में डाइनिंग टेबल का प्रयोग होता है ना, तो देख कर कि ना इस वो लोग इस समय कुछ अपनी कीमती वस्तु इस पे रखने के लिए रखते होंगे, या इस पे खाने की चीज़ें रखने के लिए इसका प्रयोग करते होंगे, यानी वह व्याख्या अलग कर देंगे। वास्तव में इसका प्रयोग लोग क्या करते थे, एक चबूतरा होता है जिस पे लोग बैठते होंगे, लेकिन व्याख्या क्या है अलग कर देंगे कि अलग कभी कभी हो जाती है, कल्पना से कभी अलग हो जाती है। शायद लोग बैठने के लिए ना इसका प्रयोग करते होंगे, इस पे कुछ अपनी वस्तुएं रखने के लिए होता करते होंगे, या सजावट के सामान रखने के लिए करते होंगे, या टेबल के रूप में कुछ वस्तुओं को इस पे एकत्रित करने के लिए इस पे रखते होंगे। इस तरह की व्याख्या, तो कभी कभी क्या होता है कि पूरा दात्विक द्वारा व्याख्याओं में कभी कभी बदलाव आ जाता है। ये कैसे बदलाव आ जाता है, इसको हम क्या करेंगे इस चैप्टर में देखेंगे। ये क्या एक परिभाषा आपको बता रहा है, ठीक है। आगे देखिए, निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं। ये कह रहे हैं निश्चित रूप से, और ये वास्तव में निश्चित है कि इस सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, इनके कई सारे पहलू कई सारी जानकारी आज भी हमसे परे है। हम उनके बारे में नहीं जानते, हम अजनबी हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, बस हम मात्र एक कल्पना करते हैं, हाँ कि ये चीज़ ऐसी मिली, शायद उस समय लोग ऐसे रहते होंगे, इस तरह का हम कल्पना करते हैं। हो सकता है हमेशा ही कल्पना जानकारी से पर, और हो सकता है हमेशा ही रहे। शायद जो हम कल्पना करते हैं वो शायद हमेशा कल्पना ही रही है, हमें कोई प्रमाण ना मिले, ठीक है। तो यहाँ क्या लास्ट लाइन में दे रहा है कि निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं, यानी इस सभ्यता के बहुत सारे पहलू बहुत सारी जानकारी हमारे समझ से बाहर है, और हो सकता है हमेशा ही रहे, शायद हम इन्हें जान ही ना पाए। जैसे इनकी लिपि आज भी हमारी कल्पना से परे है, हम सोच नहीं पा सकते, इनकी लिपि को पढ़ नहीं सकते। यदि अगर हम इनकी लिपि इनकी अगर भाषा को अगर हम पढ़ सकने में सक्षम हो जाते हैं, तो इनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें जान सकते हैं, लेकिन नहीं जान सकते। शायद ये हमेशा ऐसा रहे कि कोई पढ़ ना सके, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये इनकी मुहर है, मोहर। ये सिक्का नहीं है, ये क्या है, कॉइन नहीं है, ये कॉइन नहीं है, कॉइन सा नहीं है, ये स्टैम्प है, स्टैम्प है, मोहर, ठीक है। ये नहीं है, स्टैम्प है, ठीक है। देख सकते हैं इस पे कुछ जानवर की आकृति छपी हुई है, देख सकते हैं ये कुछ जानवर है, ये जानवर है, जानवर की आकृति है। वहीं पर ये क्या उनकी लिपि है, देख सकते हैं ये लिपि है, कुछ इस तरीके की लिपि है, इस तरीके की क्या लिपि है, देख सकते हैं। ये मछली नुमा जो आकार की है क्या, ये भी क्या लिपि है, देख सकते हैं ये भी लिपि लिपि है, सारी लिपियां हैं उनकी, ठीक, जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। देखिए मैंने कहा ना इस तरह जैसे बॉक्स है, अब अब इस तरह के बॉक्स छोटे छोटे बॉक्स मिले, इस बॉक्स को देख आप कई सारे अनुमान लगा सकते हैं। शायद इस बॉक्स का लोग प्रयोग बैठने के लिए करते होंगे, या शायद इस बॉक्स का प्रयोग लोग सजावट के लिए प्रयोग करते होंगे, शायद इस बॉक्स का लोग आभूषणों के लिए प्रयोग करते होंगे। हमें नहीं मालूम वास्तव में कि इन इस तरह के बॉक्सों का इस तरह के डब्बों का वो किस लिए प्रयोग करते होंगे, लेकिन महज हम एक कल्पना करते हैं, और शायद कभी कभी हमारी कल्पना गलत हो सकती हो। शायद इसका प्रयोग लोग बैठने के लिए करते हैं, हम कहते हैं शायद सजावट के लिए करते होंगे, या सजावट के लिए करते होंगे हम कैसे बैठने के लिए। तो कभी कभी पुरातात्विकों द्वारा की गई कल्पना कभी कभी गलत हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखें परिभाषिक शब्द स्थान तथा काल, इसको देख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, से भी कभी यूपी बोर्ड में आपका सवाल आ जाता है। हालांकि इस बात से आप कभी भी खौफ मत खाइए, यूपी बोर्ड में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 40% प्रश्नों की प्रकृति एकदम आसान होते हैं, आसान होता है। 40% जो भी पूछे जाएंगे आपके वो सामान्य होंगे, कि बच्चा अगर पढ़ा है तो दे देगा। मात्र केवल 20% ही कठिन लेवल के होते हैं, ठीक है। तो आपका 100 में का अगर आपका पेपर का 100 नंबर का होगा, तो मान के चलिए 80 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं, सामान्य पढ़ाई से कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। इसलिए आपने देखा बहुत से बच्चों का 80+ से 85+ भी आपका आ जाता है, तो सामान्य पढ़ाई से बस थोड़ा सा और मेहनत करने से हमारा ज़्यादा स्कोर हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉपिक है इस बॉक्स के बारे में। ये देखिए जितने भी ये बॉक्स होते हैं ना, इस बॉक्स में क्या होता है, फैक्ट होता है, कोई तथ्य होता है, पूछ सकता है। तो इसको आप
इम्पोर्टेंट मानिए एमसीक्यू की वजह से, इसको आप एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। बाकी जो उस तरह के चैप्टर है वो वेरी शॉर्ट प्रश्न में और शॉर्ट प्रश्न के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह के बॉक्स में एमसीक्यू के टाइप के प्रश्न आते हैं, ठीक है। ऊपर हमने एक एमसीक्यू के लिए देख लिया कि सेलखड़ी नामक पत्थर से क्या होता है, मोहरे बनते थे। अब इसमें देखिए 2-3 ऐसे एमसीक्यू बन सकते हैं हमारे। अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो आप उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आप नोट करेंगे तो दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। बस आप उसको रिवीजन करना रहेगा, रिवीजन करके जाएंगे तो आपके जो 10 नंबर जो एमसीक्यू होंगे वो भी सही होंगे, प्लस जो 10 नंबर आपके डेट पर पूछेंगे वो भी आपके सही होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या अब इसमें क्या दे रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ये हमने ऊपर देख लिया कि हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता दिया है या संस्कृति दिया है। हम क्या कहें, सिंधु हड़प्पा संस्कृति क्या है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि संस्कृति का शताब्दिक अर्थ क्या होता है। संस्कृति का क्या मतलब, शायद आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि संस्कृति से आपका क्या तात्पर्य है। ये सभ्यता सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर स्पष्ट करें। तो पुरातात्विक संस्कृत किसे मानते उसके बारे में दिया गया। देखिए यह दे रहा है कि पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं। यानी पुरातात्विक संस्कृत शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे यानी पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और समानतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। आप नोट कर सकते हैं कि संस्कृति क्या है। देखिए संस्कृति सभ्यता में क्या अंतर है कि पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्राय तब उपयोग करते हैं जब पुरानी कोई वस्तुएं ऐसे समूह के लिए, देखिए जो पुरातात्विक है जो हमारे, आपको पहले मैं पुरातात्विक और इतिहासकार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दो चीज़ें होती, इतिहास का अध्ययन करने वाले दो व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं पुरातात्विक पुरातात्विक होते हैं, एक इतिहासकार होते हैं। जितने भी पुरातात्विक होते हैं ये भौतिक वस्तुओं से क्या करते, इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी जुटाते हैं। जैसे कि कोई किला हो गया, कोई सिक्के हो गए, कोई मुहर हो गए, कोई औजार हो गए, कोई बर्तन हो गए, कोई आवास हो गए। इन सब के आधार पर क्या करते हैं, पुरातात्विक इतिहास का पता लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इतिहासकार होते हैं वो लिखित साक्ष्यों साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का पता लगाते हैं। जैसे मान लिया कोई लिखित साक्ष्य हो गया, जैसे रामायण हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, महाभारत हो गया, कोई भी ऐसा लिखित स्रोत जिसके आधार पर इतिहास का उसका अध्ययन करते हैं, उसके पढ़ते हैं और इतिहास का पता लगाते हैं। तो जो पुरातात्विक है वो संस्कृत शब्द का प्राय किसके लिए करते हैं, ऐसे समूह के लिए करते हैं। तो पुरातात्विक प्राय संस्कृत शब्द का प्रयोग ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं। विशिष्ट यानी अलग शैली के होते हैं, अलग। अब अलग शैली क्या है, जिनकी अलग शैली है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल तब बताऊं। देखिए जैसे मान लीजिए यह हाथी है, एक मान लीजिए, समझ लीजिए। अब एग्जाम्पल तो और एक घोड़ा है, दोनों में क्या अंतर है, शैली में, दोनों के शैली में क्या अंतर है, बहुत अंतर है। हाथी स्लो दौड़ेगा, उसके आकार में अंतर है, उसकी संरचना में अंतर है। घोड़ा तेज दौड़ सकता है, आकार छोटा है, उसकी संरचना अलग है। तो दोनों की क्या विशिष्ट यानी अलग अलग अपनी शैली है। तो दोनों को अलग अलग किया गया कि घोड़ा है या हाथी है, तो अलग शैली है। तो पुरातात्विक क्या करते हैं, संस्कृत शब्द का प्रयोग ऐसे समूह के लिए करते हैं जिनकी एक विशिष्ट यानी अपनी एक अलग शैली हो, अलग शैली होते हैं और समानता एक साथ क्या करते हैं कि पहला तो उनकी विशिष्ट शैली होती है
और वो सारे के सारे एक साथ होते हैं, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के ही क्षेत्र में पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको वो अमेरिका में मिलेगा या ब्रिटेन में मिलेगा, जर्मनी में मिलेगा, चीन में मिलेगा, नहीं। वो एक शैली के रहेंगे, समानता एक साथ ही रहेंगे और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी मान लीजिए, ये मान लीजिए, तो एक विशेष है भौगोलिक क्षेत्र इधर है, एक संस्कृति मान लीजिए इधर है तो इधर नहीं होगा। जितना भी संस्कृति एक जगह ही फैला रहेगा, वो संस्कृति एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में फैला है। ये अब ऐसा नहीं हो सकता कि चलिए मान लीजिए ये जो है आपकी ये पृथ्वी है, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि इधर भी वो संस्कृति है, थोड़ी सी संस्कृति वो इधर भी है, थोड़ी सी संस्कृति वो इधर भी, इस तरह से नहीं होगा। होगा तो एक जगह कुछ इस तरीके से ही होगा, इतना इतना ही एक तरीके से ही होगा, कुछ इस तरीके से ही इतना दूर में होगा, ठीक है, इतने ही दूर में होगा। ये टुकड़ टुकड़ इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये समझिए, तो पुरातत्वीय संस्कृत शब्द का प्रयोग ऐसे समूह के लिए करते हैं जिनकी विशिष्ट अपनी अलग शैली होती है, समानता एक साथ रहते हैं और विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं तथा एक कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग की कोई भी चीज वस्तु की जानकारी मिली आज से 2000 साल पहले मिली, और इस क्षेत्र की चीज़ें जो भी हमको मिली आज से 10,000 साल पहले मिली। ऐसा नहीं, लगभग कालखंड उनका समान होना चाहिए। थोड़ा बहुत 10-9 का अंतर हो सकता है, लेकिन इतना अंतर ना हो। तो वो क्या, उनको संस्कृति शब्द का प्राय कि एक संस्कृति इनकी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राय उनकी शैली उनके पहले वालों के, जैसे मान लीजिए ये हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, तो इनके पहले वाले और इनके बाद वाले से अलग थे, इनसे भी अलग थे, इनसे भी अलग थे। विशिष्ट शैली थी, कालखंड यही इतना एक समय, इनका कालखंड समान था इन सभी लोगों का। भौगोलिक क्षेत्र एक एक जगह पर था, टूटा बिखरा हुआ नहीं था, असंबद्ध थे, इसलिए पुरातात्विकों ने इनको इस सभ्यता को संस्कृति का भी दर्जा दिया, ठीक है। पा जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशेष पुरावस्तुओं में मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक, चित्र 1.2 में और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। यानी पुरातात्विक वस्तुओं में मुहरे हैं, मनके हैं, बाट है, पत्थर के फलक है और पकी हुई ईंटें हैं। ये ध्यान दीजिए कि ये लोग पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, देख सकते हैं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान के पाकिस्तान, यार बलूचिस्तान पाकिस्तान पर तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिलती है। यानी इनके जो भी वस्तुएं कहाँ कहाँ मिलती है, ये आपका मान लीजिए पूरा पाकिस्तान है, मान लीजिए आपका पूरा पाकिस्तान मान लीजिए, फिर उसके बाद ये आपका अफगानिस्तान है, फिर ये आपका जम्मू कश्मीर, ये राजस्थान, ये गुजरात का क्षेत्र। इन क्षेत्र में आपको ये त्रिकोण के आकार में देखने को मिलती है, इन्हें दूर स्थित है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मानचित्र 1.2 देख सकते हैं, ये क्या है, मनके है, सील है, बाटे है, सारी चीजें हैं। अब इनका उपयोग क्यों क्या करते थे, वो तो वही लोग जानेंगे, हम कल्पना के माँ से जान सकते हैं। तो कल्पना करते हैं कि शायद ये चीजें ऐसा दिखता है तो शायद इसका प्रयोग ये हो सकता है, ठीक है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये क्या थे, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। यानी मैंने क्या कहा, किसी भी सभ्यता का सर्वप्रथम जिस स्थान से उसका पता लगता है, उस स्थान के नाम पर ही उस सभ्यता का नामकरण हम करते हैं, ठीक है। तो क्या थे, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा नामक स्थान से, जहाँ पर इस संस्कृति का पहली बार खोज हुई थी, के नाम पर किया गया था। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के बीच में किया गया है। अब थोड़ा सा आप तिथियों को समझ लें। देखिए
आप थोड़ा सा तिथि को समझ लें। कुछ लोग कहते हैं कि ये ईसवी है और ये ईसा पूर्व है, दोनों में क्या अंतर है देखिए। जैसा कि अगर आपने मैथ पढ़ा है, गणित, तो आपको मालूम है ये क्या है, 0 है। उसके बाद क्या होता है, 1 2 3 4 5। क्या 0 के नीचे कुछ नहीं होता? होता है। -1 -2 -3 -4। अब -4 से लेके -3 के बीच में कितने अंक की दूरी आप बता सकते हैं? आप देख सकते हैं कितने अंक की दूरी, आप जैसे देख लीजिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 4 5 6, 6 अंकों की दूरी है। तो हम क्या कहेंगे, 6 अंकों की दूरी है, ठीक है। इनके बीच में दूरी है और सातवां एक खुद यह 3 है। ठीक उसी प्रकार जो समय होता है, अपने समय को जो हमने यहाँ पर अंक को हमने अगर 0 माना है, तो हमने ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, ईसा मसीह को, उसको हमने क्या 0 मान लिया था। तो उसके बाद से हमने समय की गणना कर दी कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 100 साल हुआ तो 1 शताब्दी हो गया, 200 साल हो गए, 300 साल हो गए, 400 साल हो गए, 500 साल हो गए। इस तरह से हमने क्या माना, तो इसको 1 शताब्दी, 2 शताब्दी, 3 शताब्दी हमने हमने 21वीं शताब्दी हमने इस तरह से हमने क्या मान लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए। और वहीं पर ईसा मसीह के पूर्व के जो भी घटना घटी थी उसको हमने माइनस मान लिया। ईसा मसीह के जन्म के 1 वर्ष पहले, तो ईसा मसीह 100 वर्ष, 1 वर्ष, मान लिया ईसा मसीह जन्म के 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले। तो ईसा मसीह की जितनी भी घटनाएं थी उसको हमने ईसा पूर्व कर लिया। जैसे अगर कोई कहता है 2000 ईसा पूर्व, इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 पहले, तो जन्म से 2000 पीछे, प्लस वो जीरो से आप वर्तमान में 2023 तक हो, तो 2000 इधर, तो 2000 इधर, 2000 इधर, टोटल आपके कितना होगा, आज के समय से 4000 साल पहले आप पीछे चल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रहा है, ये जो सभ्यता है ये लगभग 2600 लेकर 1900 ईसा पूर्व तक क्या पुरानी है। इसका मतलब आज से कितना पुरानी है, या 2600 है, 2600 में 2000 जोड़ दो, 4600 हो जाएगा। 4600 से लेकर 3900 ईसा पूर्व, ये पुरानी ये सभ्यता है, आज से 1000 साल पुरानी ये सभ्यता है। इसका पता लगा था, यानी ये सभ्यता आज से 4-4.5 साल पुरानी ये सभ्यता है, इतनी पुरानी सभ्यता है। ठीक, अब आगे देखिए। ईसा पूर्व के बीच किया गया इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में आई, जिन्हें क्रमशः आरंभिक आरंभिक तथा पर्वतीय हड़प्पा कहा गया। यहाँ पे देखिए, जरा नोट कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या दे रहा है, यहाँ पे ये दे रहा है, क्या दे रहा है, इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले, यानी इस समय में इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी, पहले और बाद में भी संस्कृतियां क्या अस्तित्व में आई, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। बात समझ पा रहे हैं? यानी अगर आज से 4500 पहले हम चल जाएं, या 4000 पहले बात कर लें, इसके बाद में भी और इसके पहले भी बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता की संस्कृतियां आई, जो पहले आई उन्हें आरंभिक, और जो बाद में उन्हें पर्वतीय हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या दे रहा है, इधर देखिए, दिया है कि
संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता से अलग करने के लिए कभी कभी विकसित हड़प्पा सभ्यता, यानी अब देखिए ये दे रहा है, भी कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए, यानी जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता था, जो हमारा क्या था आरंभिक हड़प्पा तथा जो पर्वतीय जो हड़प्पा सभ्यता था, इसको अलग करने के लिए, यानी आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, इन दोनों को इससे अलग करने के लिए इस वाले कालखंड के जो हड़प्पा सभ्यता थे उसको हम क्या कहते हैं, इस वाले को हम क्या कहते हैं, विकसित हड़प्पा सभ्यता भी हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला जो 2600 ईसा पूर्व से लेके आपके जो 1900 ईसा पूर्व तक का जो समय था, ये वाला जो समय था, इसको हम विकसित हड़प्पा सभ्यता भी संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये मैंने जो डेट बताया उसी के बारे में, इसे उसी पूर्व, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते, देख सकते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थान के बारे में देख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्थान। ये कौन सा स्थान है, सुतका गोडौर है, मोहनजोदड़ो है, देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर क्या है, ये क्या है, चो चंगरीवाला है, कोटेदीज है, चांद्रो है, आमरी बालाकोट है, मांडा है, राखी गढ़ी है, मिलात है, बनावली है, कालीबंगा है। ये सारे क्या है हमारे, देख सकते हैं ये हड़प्पा के स्थल है। हड़प्पा के इन स्थलों का आप नाम याद कर सकते हैं, मोहनजोदड़ो है, कोटदीज है, गोवेरधवाला है, कालीबंग है, बनावली है, मिथलात मिथलात है, राखी गढ़ी है, मांडा है, चंद चंदुआड़ो है, अमरावती बालाकोट है, सुतका गोडोर है। ये सारे क्या स्थल है। उसके बाद नीचे भी देख सकते हैं बहुत सारे स्थल है, धौलावीरा है, नागेश्वर है, रंगपुर है, लोथल है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे जो है हड़प्पा स्थल है। अब आरम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, देखिए आरम, मैं पेन का कलर चेंज कर दूं। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृति अस्तित्व में थी। ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मृदभान शैली से समृद्ध थी, यानी इस क्षेत्र में इनसे भी पहले सभ्यता आ चुकी थी, उनको आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और ये जो सभ्यता थी ये अपनी मृद भांड शैली से विशिष्ट थी, यानी अलग थी। यानी इस सभ्यता जो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व जो सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये पहले के हड़प्पा सभ्यता से मृदभांड अपनी विशिष्ट मृदभांड शैलियों से समृद्ध थी, और इसी की वजह से ये क्या थी, अलग थी। इसके संदर्भ में हमें कृषि तथा इसके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके संदर्भ यानी इस सभ्यता के संदर्भ में हमें कृषि भी मिलता है, पशुपालन भी मिलता है, शिल्पकारी भी मिलता है, के भी साक्ष्य मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थी। यानी बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और जो बड़ी संरचना, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े घर नहीं होते थे, लगभग ना के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत तथा कुछ स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा भी प्रतीत होता है। यानी इसमें ये बता रहा है कुछ ऐसे स्थलों को जलाए जाने का संकेत मिलता है कि जैसे मानो उन स्थलों को बनाया गया, कुछ समय तक रहा गया, प्रयोग के बाद में उन्हें जलाकर खत्म कर दिया गया और फिर वहां से चला गया, ऐसा भी मिलता है। या कुछ ऐसे स्थल मिलते हैं जिनका जिनका क्या कुछ समय प्रयोग के बाद संकेत में तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने का भी ऐसा संकेत मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर इन जगहों का इन्होंने प्रयोग किया, बाद में इन्हें त्याग दिया, बाद में इधर और इधर आके बस गए, ऐसा भी मिलता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग हुआ था।
कह रहे यहाँ पे ये बता रहा है, प्रतीत होता है कि जो आरंभिक हड़प्पा था, जो स्टार्टिंग जो हड़प्पा आरंभिक हड़प्पा जो था और जो विकसित जो हड़प्पा जो सभ्यता था, उसके बीच में क्रम भंग हुआ था। ऐसा लगता है कि मानो बीच में एक समय आया जब ये सभ्यता के लोग अपने विकास कर रहे थे, तभी इनका समाप्त हो गया। फिर किसी कारण इनका फिर उत्पत्ति हुआ, ऐसा लगता है मात्र। लेकिन ये मात्र एक कल्पना है। वास्तव में क्या हुआ हुआ ना हमें नहीं मालूम, ना तो पुरातात्विकों को मालूम। ये मात्र एक कल्पना है। और निर्वाह के तरीके देख ले, उनका रहन सहन कैसा होता था, वो लोग आखिर रहते कैसे थे। तो यहाँ देखिए, अपने मानचित्र 1 और 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थलों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। यानी यहाँ पे ये बता रहा है, ये दे रहा है कि अपने मानचित्र 1 और 2 में देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता ऐसे स्थलों पर पनपी और विकसित हुई जहाँ पर पहले से ही आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ क्या अस्तित्व में थी। यानी हड़प्पा सभ्यता ऐसे स्थल पर नहीं विकसित हुई, ऐसे जगह पर नहीं इसकी उत्पत्ति हुई। जैसे मान लीजिए कोई नया जगह है, यहाँ हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति वहीं पर हुई जहाँ पर पहले आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ या वहाँ पर पनपी। उन्हीं जगहों पर ही हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ, वहाँ पर पनपी। ठीक है, आपने मानचित्र 1 और 2 में देखा। आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि विकसित जो हड़प्पा सभ्यता था, जिसका कालखंड 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक था। ये जो था क्या, ये उन्हीं जगहों पर विकसित हुई जहां पर आरंभिक हड़प्पा स्थल क्या था, पहले से पनपी थी, अस्तित्व में आई थी। ठीक है, अस्तित्व में आई थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिसमें निर्वाह के तरीके इन संस्कृतियों में कई तत्व जिसमें निर्वाह रहने के तरीके शामिल है, समान थे। यानी यानी जो पहले आरंभिक सभ्यता के लोग आए, समाप्त हो गए। बाद में भाई ये 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक ये रहे। इन दोनों में जो रहने के तरीके थे, जो घर थे, जो रहने के तरीके थे, वो दोनों एकदम समान थे। इनमें भी कुछ अंतर नहीं थे, इनमें भी कुछ अंतर थे। यानी एक जगह रहने की स्थिति थी। इनके जो निवास थे, जो रहने के जो तरीके थे, वो समान थे। जैसे वर्तमान के अगर संदर्भ में बात कर लें, आप देख सकते हैं कि वर्तमान में अगर गांवों में भी देख लो, गांव में भी जो घर बनता है वो पिलर पे बन रहा है। जैसे घर है तो इधर पिलर, इधर पिलर, इधर पिलर, अब पिलर बेस घर बन रहे हैं। लेकिन अगर आज से 50 साल पहले आप देखे होंगे, 50 साल पहले कैसे घर थे? आज से 50 साल पहले कैसे घर थे? मिट्टी के घर हुआ करते थे, फूस के घर हुआ करते थे, खपड़े के घर हुआ करते थे। तो 50 साल पहले व्यक्ति जो किस तरह के घर में रहते थे और आज के व्यक्ति किस तरह का, तो कहीं ना कहीं जो निर्वाह है हमारा, जो रहने के तरीके, जो घरों के जो मकान है, उसके बारे उसमें परिवर्तन आया। लेकिन इस सभ्यता में कोई भी परिवर्तन नहीं है। पहले के लोग जिस तरह के मकान में रहते थे, जिस तरह की संरचना में रहते थे, ये भी लोग उसी तरह के मकान, उसी तरह के संरचना में रह रहे हैं। अपने आप में एक बड़ी बात है, अपने आप में एक आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक बात है। ठीक है, तो एक समानता थी इनके पहले वालों की तुलना में, अब के वालों की तुलना में। जो जीवन निर्वाह के जो तरीका थे वो बिल्कुल एकदम समान थे, तरीके शामिल थे। आगे देखिए क्या बता रहा है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी लोग थे वो क्या थे, पेड़ पौधे को के प्राप्त जो उत्पाद, जैसे कोई भी उस समय पेड़ पौधे हो गए, उनके फल को खाते थे। आज भी हम लोग बहुत सारे पेड़ों के फल खाते हैं, जैसे आम हो गया, केला हो गया, फल खाते हैं, वो भी फल खाते थे। सर कुछ ऐसे पेड़ पौधे थे जिनके जड़ें भी खाते, जैसे कंदमूल हो गया, सब खाते होंगे, मतलब खाते होंगे। उसके साथ साथ जानवरों, जिनमें मछली प्रमुख रूप से थी।
ये मछलियों का शिकार करके भी ये खाते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मांसाहारी थे। ठीक है, मांसाहारी थे, मांस मछली का सेवन करते होंगे। और मांस मछली का सेवन अगर करते होंगे, जैसे आज वर्तमान समय अगर हमारा हिंदू धर्म देख लें, हिंदू धर्म देख लें, अगर एक दो अपवादों का अगर छोड़ दें, जो हमारा ब्राह्मण समाज है, जो विशेष रूप से हिंदू धर्म में इनका झुकाव ज़्यादा है पूजा पाठ को लेकर, यह मांस मछलियों का सेवन करने से दूर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। लेकिन अगर उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग अगर मांस मछलियों का अगर सेवन कर रहे हैं, प्रमुख रूप से सेवन कर रहे हैं, उनके भोजन में यह आम बात है, तो अगर उनके समय अगर कोई धर्म रहा होगा, तो धर्म इनको रोकता नहीं होगा कि किसी भी जानवर को आप उसका सेवन नहीं कर सकते भोजन के रूप में, परमिशन दिया होगा। यानी आज का जो हमारा धर्म है, उन समय उनका भी धर्म में अंतर देखने को मिल रहा है, आपको देख सकते हैं। लेकिन ये भी दोस्तों एकमात्र जो है कल्पना है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए। और जले अनाज, जैसे आपके पास से जैसे मान लिया अनाज है, अगर ये अनाज कहीं पर जल जाए, सड़ जाए, गल जाए, फिर भी वो अनाज के अवशेष बचे रहते हैं। पुरातात्विक वो क्या करते, उन अनाजों का रिसर्च करके वो पता कर सकते हैं कि वो अनाज किस समय बोए गए थे, किस समय उगाए गए थे, वो कितने साल पुराने हैं। तो इससे क्या, उन सड़े गले जो भी अनाज है, उनके अवशेषों से हमें, क्योंकि अगर अनाज सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो क्या होगा, मिट्टी में विलीन हो जाएगा। उस मिट्टी की अगर हम जानकारी करें, उसकी जांच करें, तो हमें मालूम होगा कि आज से बहुत साल पहले क्या यहाँ पे ये अनाज जलाए गए थे। आप एग्जाम्पल तो ऐसे समझिए, मान लीजिए बॉक्स है, ऐसा समझ लिए, मान लीजिए बॉक्स, इसमें मान लीजिए ये मान लीजिए अनाज है। अब क्या हुआ, ये सारे के सारे ये अनाज जो है क्या हुआ, जल गए। सारे के सारे क्या है, अनाज जो है जल गए। जल गए तो मिट्टी में ही तो मिल गए ये सारे के सारे अनाज। इस मिट्टी के बाद में अगर जानकारी की जाती है, पता चले कि बड़े पैमाने पे अनाज जले थे, तो इससे क्या है, पुरातात्विक उस समय के जो किस तरह के अनाज उगाए जाते थे, अनाज उगाएंगे तो स्वाभाविक से खाएंगे, तो उस तरह किस तरह के अनाज उगाते थे, किस तरह का अनाज खाते थे, उससे उनके खान पान में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या दे रहा है, कुछ चीजें, उत्पादन जानवर से मछली शामिल थे। ठीक है, ये तो मैंने देख लिया। आदतों के विषय से जानकारी प्राप्त में सफल हो पाए, इसका अध्ययन पूरा वनस्पति म- इसका अध्ययन पूरा वनस्पति विज्ञान के करते हैं। यानी किस अनाज जल गए, सड़ गए, किस तरह का अनाज खाते थे, अनाजों संबंधी या खान पान संबंधी आदतों का अध्ययन पूरा वनस्पति विज्ञान के लोग करते थे। कि मान लीजिए किसी जानवर की हड्डियां मिल गई, या क्या इस जानवर को खाते थे, जैसे मछली की हड्डियां मिल गई, क्या मछली खाते थे, किसी जानवर का हड्डियां मिल गई, क्या वो खाते थे, इसका अध्ययन पूरा वनस्पति विज्ञान के लोग करते थे। जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन अध्ययन क्या अध्ययन के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमने दो तरह की चीजें जान लिया। हमने इसमें क्या डाल हमने जाना, हमने तीन चीजें जाना दोस्तों, बस ज्यादा चीजें मत याद रखिए, बस तीन चीजें दोस्तों याद रखिए। पहला, जिन जगहों पे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, उससे पहले वहां पर आरंभिक हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई और समाप्त हो गई। ठीक। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, इनके जो घर थे, जो आवास थे, वो क्या थे, वो बहुत बड़े नहीं थे, बहुत विशाल नहीं थे, और इनके जो आवास थे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से मेल खाते थे या मिलते थे, कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोग मांसाहारी थे,
यदि इनके समय में धर्म जैसी कोई चीज रही होगी तो शायद ही इन्हें मना करता होगा मांस मछली का सेवन करने पर, शायद ही मना करता होगा। 3 बातें बस याद रखिए। चौथी बात अगर याद रखना चाहते हैं तो ये याद कर सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जो लोग हैं वो क्या करते थे प्राचीन समय में, लोग किस तरह के अनाज का सेवन करते थे, उनका खान पान क्या होता था, इसके पता करते होंगे। ठीक है, पर करते हैं आगे फिर बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दोनों दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए, चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। देखिए आप इसको जो है ये वाला जो लाइन है ये वाला जो है इसको ये जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में क्या मिला, गेहूं मिला, जौ मिला, दाल मिला, अब विशेष रूप से सफ़ेद चना जैसी कोई चीज़ मिली, सफ़ेद चना मिला शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। देख सकते हैं क्या बता रहा है कि बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुआ, गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। गुजरात में कौन सारे स्थल हैं, जैसे लोथल है, और कौन सा स्थल है, कालीबंगा है, आप देख सकते हैं कौन सा स्थल है, आप लोथल में गुजरात में देख सकते हैं। गुजरात में कौन से स्थल है, नागेश्वर है, धौलावीरा है, लोथल है, रंगपुर है। ये क्या है, ये 4 ऐसे स्थल है, ये 4 ऐसे स्थल हैं जहाँ से क्या, जहाँ से क्या बाजरा की खेती का सच मिलते हैं। आप इसको एमसीक्यू के रूप में अपनी बेसिक नॉलेज के लिए आप रख सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि बाजरे की खेती के सच गुजरात से मिला। गुजरात में आप लोथल को याद कर, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक दोस्तों, आप आगे देखिए। चावल सबसे कम पाए गए हैं हड़प्पा स्थलों से। अब देखिए क्या दे रहा है आगे, हड़प्पा स्थलों से मिली जानवर की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल हैं। किन जानवरों की हड्डियां शामिल हैं, भेड़ की, बकरी की, भैंस की, सुअर की हड्डियां शामिल हैं। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा पूरा तथा अथवा जीव पुरातत्व द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। यानी उस तरह वे लोग किस तरह के जानवर को पालतू बनाते थे, पालतू जानवर लिख सकते हैं, पालतू पालतू जानवर कौन कौन से होते थे, भेड़ होते थे, बकरी होते थे, भैंस होते थे और सुअर होते थे। एक बात और याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए देखिए हड़प्पा सभ्यता ने सभी जानवरों का इनको ज्ञान था, लेकिन इन्हें किसका ज्ञान था, घोड़े का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग सभी गाय, भैंस, बकरी, सुअर ऐसे बहुत सारे जानवरों से परिचित थे, लेकिन ये किससे परिचित नहीं थे, ये घोड़े से परिचित नहीं थे। यानी ये घोड़े जानते नहीं थे कि घोड़े क्या होते हैं, और ना तो इन्हें लोहा की जानकारी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ना तो लोहे की जानकारी थी ना तो घोड़े की। अब आगे देखिए, अथवा जीव प्रत्यय द्वारा किए गए अध्ययनों से
संज्ञा मिलता है कि ये जानवर पालतू थे। जंगली प्राणियों जैसे वारा, सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेट समुदाय इनका मांस प्राप्त करते थे। अन्य आखेट समुदाय जैसे कि हम ये नहीं जानते थे कि हड़प्पा समुदाय के सभी लोग सामान्य रूप से इनका शिकार करते थे या कोई इनका समुदाय होता था जो इनका आखेट करता। जैसे यदि आपको अगर आप मांसाहारी मांसाहारी व्यक्ति यदि आपको मांस चाहिए, चाहे बकरे का मांस चाहिए, आप मीट की दुकान पर चल जाओ आपको मांस मिल जाएगा। मछली चाहिए, मछली की दुकान पर चल जाओ मांस मिल जाएगा। क्या आपको मछली चाहिए तो जरूरी है कि मछली पकड़े? नहीं, उसके लिए एक समुदाय एक वर्ग है जो आपकी उन जरूरतों को पूरा कराता है। तो क्या उस समय अगर इनका क्या करते थे, प्रयोग करते थे जंगली सुअर या इन लोग का हिरण का मांस के रूप में सेवन करते थे और कुछ चिड़ियों भी पकड़ते थे, पक्षियों की हड्डियां भी मिली है उनका प्रयोग करते थे खाने में। तो क्या ये स्वयं हर व्यक्ति पकड़ता था या इसके लिए कोई समुदाय होता था? इसकी हमें जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कृषि प्रौद्योगिकी। मैंने क्या बताया? कृषि प्रौद्योगिकी मैंने क्या आपको बताया था कि औजार से उनकी प्रौद्योगिकी यानी उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इनकी टेक्नोलॉजी किस तरह की थी। अब देखिए, हालांकि अनाज के दोनों हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में इस पर जानकारी मिलना कठिन है। ये कह रहा है हालांकि हमें अनाज के दानों से कृषि के संकेत तो मिलते हैं, लेकिन वास्तविक कृषि विधियों की विशेष विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। अब इसमें ये जो शब्द बोल रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब देखिएगा आप इसमें एक और इसमें विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है, इसका क्या मतलब है? बहुत मतलब है। वर्तमान में देखिए कृषि के कई सारे प्रकार हैं, जैसे वाणिज्यिक कृषि है, मिश्रित कृषि है, बहुत सारे कृषि के प्रकार हैं। उसमें भी कृषि के प्रकार रहे होंगे ना, किस तरह के कृषि के क्या अवस्थिति है, क्या विधियां, किस तरह के प्रकार है, बात समझ। जैसे एक झूम कृषि आप देख लो, झूम कृषि, स्थायी कृषि। उस समय झूम कृषि करते थे, स्थायी कृषि करते थे, हमें नहीं मालूम स्थायी कृषि में वो किस तरह कृषि करते थे। वाणिज्य के लिए करते थे कि अपने घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करते थे, हमें इसकी जानकारी नहीं है। हमें मालूम इस चीज़ की कृषि करते थे, लेकिन किस लिए करते थे हमें नहीं मालूम, और शायद पता भी ना हो सके, मिलना कठिन है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। क्या जुते हुए खेतों में बीजों के छिड़काव किया जाता था? शायद देख लो वर्तमान समय में जो जोते हुए खेतों उनमें हम बीजों का छिड़काव करते थे। क्या जो जोते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव करते थे? मोहरों पर किए गए रेखांक तथा मृण मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ से विषय में भी जानकारी थी, यानी वृषभ के विषय में भी जानकारी थी। विषय यानी कुब्बड़ वाला बैल होता था जिसके बारे में इन्हें क्या होती थी, जानकारी होती थी। इस आधार पुरातत्व ये मानते हैं कि खेतों जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान में के कई स्थलों और बनावली एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए क्या दिया है, दिया क्या है, ये दे रहा है, क्या दिया है, साथ ही चोलिस्तान के कई स्थल और बनावली हरियाणा से मिट्टी के हल प्रतिरूप मिले हैं। क्या दे रहा है, देख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ऐसे अलर्ट कर लिए कि साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल। एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है
कि मिट्टी के हल हमें कहाँ मिला है, चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली यानी जो हरियाणा है से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक का कालीबंग यानी राजस्थान नामक जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे देख सकते हैं, नीचे क्या दे रहा है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, देख सकते हैं क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, देख सकते हैं पुरातात्विक को कालीबंग राजस्थान नामक पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से समृद्ध हैं। जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से क्या समृद्ध हैं, जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से क्या समृद्ध है। इस खेत में हल रेखाएं के दो समूह एक दूसरे को संपूर्ण काटती हैं विद्यमान है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। विद्यमान देखिए मैं बताता हूँ, कालीबंगा राजस्थान नामक स्थल पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को संपूर्ण पर काटते हुए विद्यमान है, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलों उगाई जाती थी। पुरातात्विक ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग या फिर धातु के औजार का प्रयोग करते थे, इसका हमें कोई जानकारी नहीं है। जैसे आग खुरपी जानते हो ना, खुरपी जो इस तरह से होते थे, इनका लोग खेतों में काम करने के लिए करते होंगे इस तरीके से। तो क्या उस समय लकड़ी को होते थे कि धातु को होते थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। यहाँ दे रहा है, या क्या दे रहा है, आप देख सकते हैं अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है। यानी अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, यानी बहुत ज़्यादा शुष्कता नहीं, आधा शुष्कता आधा ठोस जमीन है। यानी वहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा नम नहीं है, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है। संभवतः कृषि से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सुतुई, यहाँ देखिए भी इम्पोर्टेंट है, अफगानिस्तान में सुतुगुई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। देख सकते हैं, आप सवाल पूछ सकता है कि नहरों के साक्ष्य आपको कहाँ मिलता है, अफगानिस्तान के क्या, अफगानिस्तान में सुतगोई नामक स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। क्या कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं। पंजाब और सिंध में नहीं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं, परंतु पंजाब और सिंध में क्या नहीं, नहीं पंजाब और सिंध में क्या नहीं, पंजाब और सिंध में ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का स्क्रीनशॉट आप ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। पानी का पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले पार्ट 2 में ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में दोस्तों आगे हम देखेंगे। दोस्तों यदि कोई भी डाउट रहा, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कीजिएगा, मैं उसका जवाब देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।